सो वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका हमारी क्लास पर। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वेदिका हिंदी का, क्लास 7th का। आज उसी के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। सो सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नदी का रास्ता। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट, ठीक है। टिक द करेक्ट का फर्स्ट है का नदी को रास्ता किसने दिखाया। नदी को रास्ता किसने दिखाया। जैसा कि हमने सारे चैप्टर में पढ़ा था कि नदी को रास्ता किसने दिखाया था। नदी ने अपने आप ही रास्ता ढूंढा था, ठीक है। तो का बा आंसर आएगा। नदी ने अपने आप ही रास्ता ढूंढा था, ठीक है। नेक्स्ट है नदियाँ कैसे बहती हैं। नदियाँ कैसे बहती हैं। धीमी गति से, अविरल गति से या फिर सक्रियता से। कैसे बहती है नदियाँ। धीमी गति से, धीमी अविरल गति से, सक्रियता से या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा। अविरल गति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा शब्द नदी का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द नदी का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है। सरिता है, ठीक है। तटिनी भी है, तरंगनी भी है। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गा का बा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। नदी है, मनुष्य है, नाव भी है। तो इसमें आंसर क्या आएगा। इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब घा का दा, ठीक है। अब मौखिक अभिव्यक्ति में हम क्या समझेंगे। इसके आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट है का नदी के विषय में हम कौन सा प्रश्न पूछते आए हैं। कौन सा प्रश्न पूछते आए हैं हमने चैप्टर में पढ़ा था नदी के विषय में। हम यही प्रश्न पूछते आए थे नदी के विषय में कि नदी को रास्ता किसने दिखाया है। चलिए नेक्स्ट है खा नदी को रास्ता दिखाने के बारे में धरती का क्या दावा। क्या बोलती है धरती नदी को जो रास्ता दिखाया है, तो धरती उसका दावा करती है। दावा करते हुए धरती क्या बोलती है। तो धरती का दावा है कि नदी को मार्ग उसी ने बताया है, ठीक है। चलिए ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। टिक द करेक्ट बुक में टिक लगाना है। उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति के जो क्वेश्चन हैं उनको बुक में नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा भाव स्पष्टीकरण को भी छोड़ना है, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा हमें नोट करना है प्रसंग एवं संदर्भ सहित
भावार्थ लिखिए। ठीक है, इस पद्यांश को हमें लिखना है, नोट करना है, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। ठीक है, प्रसंग एवं संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। हमारी भावार्थ के लिए जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो हैं, बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुँची जहाँ सागर खड़ा था, फैन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिव्रत मेरा। ठीक है, तो यह जो पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वेदिका के, लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वेदिका के हेडिंग डालिए संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वेदिका के फर्स्ट चैप्टर नदी का रास्ता से ली गई है, नदी का रास्ता से ली गई है, जिसके रचयिता या फिर रचनाकार, कुछ भी लिख सकते हैं आप, श्री बालकृष्ण राव जी हैं, श्री बालकृष्ण राव जी हैं। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रसंग की हेडिंग डालिए, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नदी के माध्यम से मनुष्य को संदेश देते हुए कहा है कि किस प्रकार नदी विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे हम, व्याख्या हेडिंग डालिए, व्याख्या। कवि कहता है कि नदी अपने धन धान्य की संपूर्णता के साथ और दूर तक फैले अपने साम्राज्य के अनुरूप अपनी गति को कभी धीमा तो कभी तेज करती हुई वहाँ पहुँच गई जहाँ सागर झाग रूपी माला लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अर्थात उसने सागर से मिलने का जो लक्ष्य था उसे पा लिया है, और कहती है कि उसने अपना मार्ग स्वयं बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहिए। ठीक है,
यह आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हो गई। ठीक है, चलिए दिए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। इन क्वेश्चनों के आंसर आप नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी की प्रतीक्षा में कौन खड़ा रहता है? उसके निकट पहुँचते समय नदी अपनी गति को धीमा क्यों कर देती है? आंसर लिखिए। नदी की प्रतीक्षा में सागर खड़ा रहता है। उसके निकट पहुँचते ही नदी अपनी गति को इसलिए धीमा कर लेती है क्योंकि उसका सागर से मिलने का जो लक्ष्य था वह पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरती के अनुसार वह नदी की चाल को धीमा या तेज करने के लिए क्या करती है? इसका आंसर है धरती के अनुसार वह नदी की चाल को धीमा या तेज करने के लिए कभी वह नीची हो जाती है तो कभी समतल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, मनुष्य जीवन की तुलना यदि नदी से की जाए तो उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? इसका आंसर है नदी के समान निरंतर कर्मरत रहकर अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करते हुए विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के निर्माण में उसके परिवेश का अधिक हाथ होता है या उसकी इच्छा शक्ति का? विस्तार से लिखिए। इसका आंसर है, नोट करिएगा, मनुष्य के निर्माण में जहाँ उसके आसपास के वातावरण और परिवेश का हाथ होता है, वही दूसरी ओर इच्छा शक्ति लक्ष्य प्राप्ति का वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी सहज रूप से पूर्ण कर लेता है। इसलिए एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपने नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य निर्माण में हमें एक शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे शब्द है नदी, तो नदी से हम शब्द बनाएंगे, नदी को रास्ता किसने दिखाया? नदी को रास्ता किसने दिखाया, ये हमारा पहला शब्द है। इसे बुक में ही नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है धीमा, नदी अपनी गति को धीमा कर लेती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है तुलना। मनुष्य जीवन की तुलना नदी से की है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक्षा। नदी की प्रतीक्षा में सागर खड़ा था। नेक्स्ट है गति। नदी की गति तीव्र होती है। चलिए नेक्स्ट व्याकरण बोध। व्याकरण में हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, ठीक है। नदी का पर्यायवाची सरिता। राह का पर्यायवाची रास्ता। तट का किनारा। सिंधु का सागर। वन का जंगल। भूमि का धरती। चलिए तुकांत शब्द लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुकांत शब्द लिखिए तुकांत शब्द में तुक जो लास्ट का वर्ड होता है उसको लिखना होता है। जैसे हमारी पंक्तियों में लास्ट वर्ड है क्या लास्ट वर्ड है? दिखाया या फिर बताया। अब दो पंक्तियां हैं, मान लो दोनों पंक्तियों में लास्ट वर्ड दिखाया और बताया आया है, ठीक है। तो इनमें जो लास्ट का या वर्ड है वो हमारा क्या कहलाएगा? तुकांत। तो दोनों में लिख लीजिएगा, दिखाया में या तुकांत है, बताया में भी या तुकांत है और भूलती में भी ती तुकांत है। ती बोलती में ती तुकांत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करना है हमें। कीटाणु का कीट प्लस अणु बराबर कीटाणु। पर्यावरण का परि प्लस आवरण। अत्यधिक का अति प्लस अधिक। कदापि का कदा प्लस अपि। जीवनाधार का जीवन प्लस आधार। मनोबल का मन प्लस बल, ठीक है। ये हमारी संधि विच्छेद हो गए। नेक्स्ट है वाक्य में प्रयोग करना है। अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि के कारण ही, ये आपको बुक में ही लिखना है। अतिवृष्टि के कारण नदियों में बाढ़ आती है, ये हमारा वाक्य प्रयोग है, ठीक है। अनावृष्टि का करें तो अनावृष्टि के कारण अकाल की समस्या बनी है। अब करेंगे हम अल्पवृष्टि का। अल्पवृष्टि की वजह से सूखा पड़ रहा है, ठीक है। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। अनावृष्टि का सूखा पड़ना। अल्पवृष्टि का बहुत कम मात्रा में या फिर अपर्याप्त वर्षा होना। नेक्स्ट है हमारे विलोम शब्द। पूर्वार्ध का अपोजिट वर्ड है उत्तरार्ध, ठीक है। असंतुलन का संतुलन। शुद्ध का अशुद्ध। अवनति का उन्नति। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। असंभव का संभव। कुप्रभाव का सुप्रभाव। अनिवार्य का ऐच्छिक। ये हमारे विलोम शब्द हो गए, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट किए हैं, ठीक है। चलिए अब हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय।